वीडियो में आप लोग जानेंगे लोकपाल एवं लोकायुक्त के बारे में। ठीक है, सार्वजनिक शिकायतों का निवारण लोकपाल एवं लोकायुक्त, रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवांसेस, लोकपाल एंड लोकायुक्त। लोकपाल या फिर लोकायुक्त ये जो होते हैं इनका कार्य होता है पब्लिक के शिकायतों का निवारण करना। ठीक है, यानी कि जब नागरिकों द्वारा नौकरशाही की शक्तियों के दुरुपयोग करने के संबंध में शिकायत किया जाता है तब लोकपाल या लोकायुक्त नागरिकों द्वारा की गई शिकायतों की खोजबीन करता है और यदि लगाए गए दोष सही पाता है तो उस पर कार्रवाई भी करता है। ठीक है, इन सिंपल लैंग्वेज ये कहा जा सकता है कि यह प्रशासनिक भ्रष्टाचार की खोज करता है और उस पर कार्रवाई करता है। ठीक है, तो जब एक ही काम है लोकपाल लोकायुक्त का तो नाम अलग अलग क्यों है ये आपको जानने को मिलेगा आगे इस चैप्टर में। मैं आप लोगों को सारी इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो इसे लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे शेयर करना नहीं भूलिएगा। इससे पहले के जो वीडियोस अपलोड हुए हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसका आप प्लेलिस्ट चैनल पर जाकर देख सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सार्वजनिक शिकायतों का निवारण लोकपाल एवं लोकायुक्त, रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस, लोकपाल एंड लोकायुक्त। आधुनिक सरकार को स्वविवेक की असीम शक्ति प्राप्त है। राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में सरकार की बढ़ती हुई भूमिका नागरिकों की प्रशासन पर निर्भरता बढ़ाती है। प्रशासन क्या है? प्रशासन सरकार को चलाती है। ठीक है, और सरकार की स्वविवेक की असीमता जो है वो बढ़ती जा रही है। तो राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में सरकार की बढ़ती हुई भूमिका नागरिकों की प्रशासन पर निर्भरता बढ़ाती है। प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग अनाचार, परेशानी और भ्रष्टाचार को जन्म देता है, जिसके परिणाम स्वरूप जनता में प्रशासन के विरुद्ध शिकायतें पैदा होती है। लोकतंत्र में जनता को अपनी शिकायतें अभिव्यक्त करने का अवसर मिलना चाहिए और उन शिकायतों के निवारण की उचित व्यवस्था भी होनी चाहिए। जन शिकायतों के प्रकार, टाइप्स ऑफ ग्रीवेंसेस। प्रशासन के विरुद्ध कुछ आम शिकायतों को निम्न वर्गों में रखा जा सकता है। पहला भ्रष्टाचार, दूसरा पक्षपात, तीसरा भाई भतीजावाद, चौथा अशिष्टता, पांचवा कर्तव्य की उपेक्षा, छठा है भेदभाव, सातवां विलंब, आठवां कुप्रशासन तथा नवा है अपर्याप्त निवारण तंत्र। ठीक है, तो प्रशासन जो है इस प्रकार से भ्रष्टाचार कर सकता है। भ्रष्टाचार कार्य करने अथवा ना करने के लिए रिश्वत की मांग तथा उसे स्वीकार करना। पक्षपात, सत्ताधारी या शक्तिशाली लोगों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए कार्य करना अथवा ना करना। भाई भतीजावाद, अपने सगे संबंधियों को नियमों के विरुद्ध लाभ पहुंचाना। ठीक है, यानी नियम के विरुद्ध जाकर सगे संबंधियों को लाभ पहुंचाना ही भाई भतीजावाद कहलाता है। अशिष्टता, जनता के प्रति अपमानजनक भाषा का प्रयोग करना या अन्य तरीके से अभद्र व्यवहार करना। कर्तव्य की उपेक्षा, कानून द्वारा उपेक्षित कार्यों को न करना। विलंब, उचित समय पर कार्यों को पूरा नहीं करना। भेदभाव, निर्धन, कमजोर एवं अप्रभावशाली नागरिकों की सही शिकायतों की उपेक्षा करना। कुप्रशासन, लक्ष्य प्राप्त करने में अकुशलता, समय पर कार्यकाल में उपलब्ध न होना, टाल मटोल करना, रिकॉर्ड में हेराफेरी करना आदि। अपर्याप्त निवारण तंत्र, प्रशासन के विरुद्ध जनता की शिकायतें सुनने एवं निवारण हेतु तंत्र का अभाव। अब जानते हैं कि ओम्बड्समैन क्या है। ओम्बड्समैन, जन शिकायतों के निवारण हेतु ओम्बड्समैन जनता की शिकायतों को दूर करने के लिए विभिन्न संस्थाओं ने अनेक अध्ययन किए हैं। वास्तव में अनेक ऐसी प्रक्रियाएं प्रचलित हैं जिनके द्वारा जनसाधारण अपनी शिकायतों को दूर करा सकते हैं। यदा कदा एक व्यक्ति यानी नागरिक अपनी शिकायत के कारणों को समाचार पत्रों में प्रकाशित करा सकता है। वह
अपनी शिकायत के बारे में राज्य विधानमंडल में या संसद में अपने प्रतिनिधि को लिख सकता है। वह प्रशासन के समक्ष स्वयं प्रस्तुत हो सकता है और यदि वह भाग्यशाली हो तो संबंधित मंत्री से भी मिल सकता है, परंतु इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये सुविधाएं अत्यंत सीमित और अपर्याप्त है। प्रशासनिक न्याय के विरुद्ध शिकायत करने की वर्तमान प्रक्रियाओं की अपर्याप्तता के कारण ही स्कैंडिनेवियाई देशों में ओम्बड्समैन नामक एक लोकप्रिय संस्थान बनाया गया था। ओम्बड्समैन का अर्थ है सार्वजनिक ड्यूटी पर तैनात एक सॉलिसिटर। सबसे पहले स्वीडन ने इसे वर्ष 1809 में इसके वर्तमान रूप में अपनाया। इससे ऑब्जेक्टिव बन सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम किस देश ने ओम्बड्समैन को अपनाया है वर्तमान रूप में, ठीक है। तो सबसे पहले स्वीडन ने 1809 ईस्वी में ओम्बड्समैन को इसके वर्तमान रूप में अपनाया और इसके बाद फिनलैंड, डेनमार्क और नॉर्वे ने इसे अपनाया। स्वीडन में इसे संसद द्वारा नियुक्त किया जाता है, जो संसद की ओर से सामान्य नागरिकों की शिकायतों की जांच करता है और वर्ष के दौरान संसद के समक्ष अपने कार्य की रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। न्यूजीलैंड, जो एक संसदीय प्रणाली वाला देश है और जहां सामान्य कानून है, ने इसे वर्ष 1962 में और ब्रिटेन ने इसे वर्ष 1966 में अपनाया। ऐतिहासिक दृष्टि से इनमें से प्रत्येक देश ने जो तंत्र अपनाया है उसका एक ही उद्देश्य है, अर्थात कर्मचारियों और प्रशासन के कार्यकलापों और उनके द्वारा शक्ति के दुरुपयोग पर नियंत्रण किया जाए, क्योंकि ऐसा महसूस किया गया था कि इस प्रयोजन के लिए वर्तमान तंत्र और प्रक्रियाएं अपर्याप्त है। यदि जन सेवाओं के विरुद्ध नागरिकों से शिकायतें प्राप्त होती हैं और जांच के बाद यह पाया जाता है कि उनका कोई आधार नहीं है, तो अवश्य ही लोगों में विश्वास की भावना पैदा होगी। ब्रिटेन में वेयट की रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद से भारत में ओम्बड्समैन की नियुक्ति संबंधी विचार का समर्थन किया जा रहा है। अगस्त 1962 में नई दिल्ली में तृतीय अखिल भारतीय विधि सम्मेलन द्वारा आयोजित ओम्बड्समैन संबंधी विचार गोष्ठी और अक्टूबर 1963 में मद्रास प्रोविंशियल बार एसोसिएशन द्वारा ओम्बड्समैन की स्थापना की सिफारिश की गई थी। तृतीय अखिल भारतीय विधि मंत्री सम्मेलन में इस पर चर्चा हुई थी। 15 जुलाई 1963 को मुख्य न्यायाधिपति पी.बी. गजेंद्र गडकर ने भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के दीक्षांत भाषण में ओम्बड्समैन की सिफारिश की थी। राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति 1963 ने अपनी रिपोर्ट में मंत्रियों सहित उच्च अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों की जांच के लिए राज्यों द्वारा ओम्बड्समैन या एक आयुक्त की नियुक्ति की सिफारिश की थी। अन्य देशों में विद्यमान ओम्बड्समैन संस्थानों और भारतीय स्थिति की पुनरीक्षा करने के बाद प्रशासनिक सुधार आयोग ARC ने सिफारिश की है कि हमारे देश की विशिष्ट परिस्थितियों में लोगों की शिकायतों को दूर करने के लिए 2 विशेष संस्थान होने चाहिए। एक प्राधिकरण केंद्र और राज्यों में मंत्रियों अथवा शासन के सचिवों द्वारा की गई प्रशासनिक कार्यवाहियों के विरुद्ध शिकायतों की जांच के लिए होना चाहिए। ये सभी प्राधिकरण कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका से स्वतंत्र होने चाहिए। प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए भारत में ओम्बड्समैन संस्था की नियुक्ति के लिए पहला ठोस कदम 9 मई 1968 को लोकसभा में लोकपाल विधेयक की पुनः स्थापना के साथ उठाया गया था। यह विधेयक संयुक्त समिति को भेजा गया और उसके बाद में लोकसभा द्वारा पारित किया गया था, किंतु जब यह विधेयक राज्यसभा में अनिर्णित पड़ा हुआ था तभी लोकसभा का विघटन हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप विधेयक व्यक्तगत हो गया।
इसी तरह का एक नया विधेयक लोकसभा में 11 अगस्त 1971 को पुनः स्थापित किया गया। यह विधेयक भी 5वीं लोकसभा का विघटन होने पर व्यपगत हो गया। नई सरकार ने जो मार्च 1977 में सत्ता में आई, लोकसभा में 28 जुलाई 1977 को लोकपाल विधेयक पुनः स्थापित किया। विधेयक में उच्च राजनीतिक स्तरों पर भ्रष्टाचार की समस्या से निपटने के लिए लोकपाल की संस्था को एक प्रभावी तंत्र के रूप में स्थापित करने की व्यवस्था थी। 1977 के विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति द्वारा विचार किया गया था। विधेयक में कतिपय संशोधनों के साथ संयुक्त समिति का प्रतिवेदन 20 जनवरी 1978 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। तथापि संसद द्वारा विधेयक पर विचार करने तथा उसे स्वीकृत करने से पहले ही छठी लोकसभा का विघटन हो गया और विधेयक व्यपगत हो गया। 7वीं लोकसभा द्वारा इस विषय से संबंधित किसी विधेयक पर विचार नहीं किया गया। 8वीं लोकसभा में 26 अगस्त 1985 को लोकपाल विधेयक पुनः स्थापित किया गया। लोकपाल विधेयक 1985 के स्थान पर एक नया व्यापक विधेयक लाने की मंशा से 1988 में इसे वापस ले लिया गया। राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने दिसंबर 1989 में लोकपाल नियुक्त करने के इरादे से लोकसभा में एक विधेयक पेश किया जो अधिनियम का रूप ग्रहण नहीं कर सका। देवगौड़ा सरकार ने 13 दिसंबर 1996 को तथा वाजपेयी सरकार ने 3 अगस्त 1998 एवं 14 अगस्त 2001 को लोकपाल विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किए। ओम्बड्समैन का अर्थ। ब्रिटेनिका विश्वकोश में ओम्बड्समैन को नौकरशाही की शक्तियों के दुरुपयोग के संबंध में नागरिकों द्वारा की गई शिकायतों की खोज करने हेतु व्यवस्थापिका का आयुक्त कहा गया है। इस प्रकार यह यानी ओम्बड्समैन व्यवस्थापिका का एक अधिकृत अभिकर्ता है जो सरकार एवं प्रशासनिक अधिकारियों के अर्ध न्यायिक एवं अन्य प्रशासनिक कृत्यों पर निरंतर चौकसी रखता है। प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध कुप्रशासन, प्रशासनिक स्वाविवेक का दुरुपयोग, भ्रष्ट आचरण, पक्षपात, भाई भतीजावाद, राजनीतिक प्रभाव आदि के संबंध में नागरिकों द्वारा की गई शिकायतों की खोजबीन करना तथा पीड़ित पक्ष को समुचित राहत दिलाना ही उसका मुख्य कार्य है। ठीक है, समझ में आया ओम्बड्समैन का क्या कार्य है। ओम्बड्समैन जो है नागरिकों द्वारा किए गए शिकायत किसके विरुद्ध में, प्रशासन के विरुद्ध। यदि कोई नागरिक प्रशासन के विरुद्ध शिकायत दर्ज करता है, उसके भ्रष्टाचार, पक्षपात, भाई भतीजावाद, राजनीतिक प्रभाव आदि के संबंध में यदि कोई नागरिक शिकायत करता है तो उसका खोजबीन करना तथा पीड़ित पक्ष को समुचित राहत दिलाना ओम्बड्समैन संस्था का काम है। ठीक है। स्वीडन में ओम्बड्समैन पद्धति, ओम्बड्समैन प्रथा स्कैंडिनेवियन देशों द्वारा विकसित पद्धति है। ठीक है, ओम्बड्समैन प्रथा जो है स्कैंडिनेवियन देशों द्वारा विकसित पद्धति है। सर्वप्रथम 1809 में स्वीडन में न्यायिक ओम्बड्समैन की नियुक्ति हुई। स्वीडन के नए संविधान में एक ओम्बड्समैन की नियुक्ति का विशेष रूप से प्रावधान किया गया। स्वीडन में ओम्बड्समैन सभी प्रकार के प्रशासनिक भ्रष्टाचार की खोज करता है। तत्संबंधी प्रतिवेदन संसद में प्रस्तुत करने के साथ साथ यह प्रत्येक अपराधी पाए जाने वाले दोषी अधिकारी पर न्यायालयों में मुकदमे भी चलाता है। वह नागरिकों से प्राप्त शिकायतों की छानबीन करता है, समाचार पत्रों में प्रकाशित आरोपों की भी जांच पड़ताल करता है। वह संबंधित कागजात तथा फाइलों की मांग कर सकता है। स्वीडन में ओम्बड्समैन संसद के एक निर्वाचित मंडल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और उसी के द्वारा उन्हें हटाया जा सकता है। ओम्बड्समैन सामान्यतः ख्याति प्राप्त विधिवेत्ता होते हैं। उनकी प्रतिष्ठा रहती है। उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर वेतन दिया जाता है।
वे नियमों तथा उपनियमों के परिपालन का पर्यवेक्षण करते हैं। जो इनका उल्लंघन करते हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करते हैं और प्रशासनिक अधिकारियों तथा निर्णयों के संबंध में की गई शिकायतों की जांच करते हैं। ओम्बड्समैन का क्षेत्राधिकार असैनिक प्रशासनिक कर्मचारियों के अतिरिक्त न्यायाधीशों तथा पादरियों पर भी लागू होता है। पूर्ण रूप से जांच पड़ताल करने के बाद ओम्बड्समैन संबंधित विभागों को अपने सुझाव भेज देता है कि अनुशंसाओं के प्रकाश में विभाग शिकायतों के समाधान हेतु समुचित कार्यवाही कर लेते हैं। यह एक ध्यान में रखने योग्य बात है कि यद्यपि स्वीडिश ओम्बड्समैन की सिफारिशें केवल सुझाव के रूप में ली जाती है, अर्थात सरकार उन्हें मानने के लिए बाध्य नहीं है, किंतु सामान्य उसकी सिफारिशें सरकार द्वारा मान ली जाती है फलतः स्वीडन में ओम्बड्समैन का पद अत्यधिक प्रभाव एवं प्रतिष्ठा का होता है। उसे देश की राजनीतिक व्यवस्था में अत्यंत सम्मानपूर्ण और ऊंचा स्थान प्राप्त है। डेनमार्क में ओम्बड्समैन पद्धति की सफलता से प्रभावित होकर 1953 में इसे अंगीकृत किया गया। यहाँ ओम्बड्समैन संसद द्वारा प्रत्येक साधारण निर्वाचन के बाद नियुक्त किया जाता है। वह यानी ओम्बड्समैन संसद द्वारा विश्वास खो देने पर पद से हटाया जा सकता है। वह मंत्रियों और लोक कर्मचारियों के संबंध में शिकायतों की जांच करता है, परंतु वह न्यायाधीशों के कार्य एवं व्यवहार पर टीका टिप्पणी नहीं कर सकता। वह अपना वार्षिक प्रतिवेदन संसद के समक्ष प्रस्तुत करता है। अन्य देशों में ओम्बड्समैन फिनलैंड ने 1909 में, नॉर्वे ने 1963 में इस पद को कानूनी रूप से मान्यता दी। न्यूजीलैंड संसदीय शासन प्रणाली वाला प्रथम राज्य है जिसने ओम्बड्समैन को 1952 में स्वीकार किया। इसके बाद इंग्लैंड छठा देश है जिसने 1965 में इस संस्था को अपने यहाँ स्थापित किया। धीरे धीरे करीब 12 देशों ने इसकी उपयोगिता को स्वीकार किया, जिसमें भारत भी शामिल है। भारत ने सिद्धांत रूप से इस संस्था को 1968 में स्वीकार कर लिया, मगर इसे अभी तक संविधान में कोई स्थान प्राप्त नहीं हो पाया है। इन सभी राज्यों में ओम्बड्समैन संसद के प्रतिनिधि के रूप में स्वतंत्र न्यायाधीश की भांति कार्य करता है। ओम्बड्समैन को व्यापक रूप से प्रशासनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई। ओम्बड्समैन पद की स्वतंत्रता प्रशासन पर प्रभावी एवं पक्षपात रहित नियंत्रण की दृष्टि से ओम्बड्समैन पद की स्वतंत्रता नितांत आवश्यक है। ब्रिटेन में प्रशासन हेतु संसदीय आयुक्त की नियुक्ति ब्रिटिश ताज द्वारा होती है, जो 65 वर्ष की आयु तक सदाचार पर्यंत अपने पद पर आसीन रहता है। उसे केवल संसद के दोनों सदनों के प्रस्ताव पर ताज द्वारा पदच्युत किया जा सकता है। उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके वेतन, भत्ते एवं सेवा की शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। उसके वेतन भत्तों पर व्यय होने वाली राशि देश की संचित निधि पर भारित व्यय होती है, जिस पर लोकसभा में मतदान नहीं होता। इस प्रकार यह पद यानी ओम्बड्समैन का पद जो है कार्यपालिका के नियंत्रण से पूर्णतया मुक्त होता है। इसी कारण उसे सर्वसाधारण नागरिकों का पूर्ण विश्वास प्राप्त है। जहाँ तक ओम्बड्समैन की नियुक्ति का प्रश्न है, वह केवल सत्ताधारी दल की इच्छा का व्यक्ति न होकर अधिकांश देशों में संपूर्ण सदन का विश्वास प्राप्त व्यक्ति होता है। संसद उसका स्वयं चयन करती है। न्यूजीलैंड में प्रधानमंत्री विरोधी दल के नेता से परामर्श करने के पश्चात उसका नाम संसद में नामजद करता है। संक्षेप में इन देशों में यह निष्पक्ष प्रयास किया गया है कि ओम्बड्समैन सत्तारूढ़ और विरोधी दोनों ही दलों का विश्वास पात्र व्यक्ति हो। वह दलीय राजनीति से ऊपर होता है। वह
संसद का सदस्य नहीं होता है। आवश्यक कानूनी ज्ञान या शिक्षा व अनुभव प्राप्त व्यक्ति होता है। ओम्बड्समैन को अपनी जांच रिपोर्ट प्रति वर्ष संसद को प्रस्तुत करनी होती है, जिसमें वह संसद को सूचित करता है कि उसके द्वारा निर्मित कानून में कौन सी कमियां हैं, किस सीमा तक उनका पालन होता है, कार्यान्वयन में कौन कौन सी कठिनाइयां होती है तथा उसका निराकरण कैसे हो सकता है। ओम्बड्समैन क्षेत्र अधिकार ब्रिटेन के संसदीय आयुक्त को नागरिकों के व्यक्तिगत अधिकार तथा स्वतंत्रताओं को प्रभावित करने वाले ऐसे कुप्रशासन के प्रकरणों की खोजबीन करने का अधिकार प्राप्त है, जिनके विषय में किसी भी पीड़ित व्यक्ति अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य अथवा उसे कोई भी समुचित प्रतिनिधि ने उसकी ओर से कॉमन सभा के किसी सदस्य के माध्यम से आवेदन किया है। उसे ऐसे प्रकरणों की भी खोजबीन करने का अधिकार प्राप्त है जिसमें यद्यपि कुप्रशासन का आरोप नहीं हो, किंतु प्रशासक के किसी वैध सविवेकी निर्णय के कारण किसी व्यक्ति के अन्याय हो जाने की शिकायत हो। ब्रिटिश अधिनियम में सरकार के उन विभागों की सूची दी गई है जिनके संबंध में आयुक्त से शिकायत की जा सकती है। शेष विभागों से संबंधित शिकायतें इसके क्षेत्र अधिकार से परे है, जैसे स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं, रक्षा विभाग, पुलिस विभाग आदि। इस सूची में सम्मिलित नहीं होने के कारण आयुक्त इनसे संबंधित शिकायत स्वीकार नहीं करता। ओम्बड्समैन को कई देशों में सरकारी दफ्तरों का निरीक्षण करने का पूर्ण अधिकार है। इन्होंने अनेक प्रकार की प्रशासनिक अनियमितताओं, त्रुटियों तथा सुधार के लिए सुझाव पेश किए हैं, लेकिन इंग्लैंड व न्यूजीलैंड को ओम्बड्समैन को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के ओम्बड्समैन को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। फिनलैंड तथा स्वीडन में ओम्बड्समैन गंभीर अपराध होने पर सिविल अधिकारियों पर मुकदमा चला सकता है, मगर नॉर्वे, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इन राज्यों में ओम्बड्समैन प्रशासन की रिपोर्ट संसद में पेश कर देता है। सरकारी विभागों या कार्यकलापों की कार्यवाही को जनता में प्रकाशित न करके उसे सीमित रखना चाहते हैं। इन राज्यों में ओम्बड्समैन का प्रमुख कार्य उन मामलों की सुनवाई तथा जांच करना है जो अन्याय, सरकारी दमन, अनियमितता, कानून के लागू करने के संदर्भ में गलत उद्देश्य या प्रयोजन से स्वेच्छा का प्रयोग करना, विलंब इत्यादि के विरुद्ध हो, लेकिन वह प्रशासनिक कार्यों का गुण दोष के आधार पर निरीक्षण नहीं कर सकता है। हाँ, प्रशासनिक प्रक्रिया की त्रुटि संसद को अवश्य बताएगा। न्यूजीलैंड तथा इंग्लैंड इत्यादि देशों में ओम्बड्समैन प्रशासनिक निर्णयों के विरुद्ध भी जांच नहीं कर सकता है, जब तक कि उनमें दमन, अन्याय, भेदभाव की कार्यवाही न हो अथवा कानून को समुचित ढंग से लागू नहीं किया गया हो। अर्थात ओम्बड्समैन के क्षेत्र अधिकार को निश्चित करते समय नीति तथा प्रशासन में बड़ा भारी भेद किया गया है। नीति के मामले पूर्णतया क्षेत्र अधिकारी की परिधि से बाहर है। मंत्री के निर्णय की व्याख्या ओम्बड्समैन नहीं कर सकेगा, क्योंकि संसदीय सिद्धांत के अनुसार केवल संसद ही निश्चित करेगी कि नीति का निर्णय उचित है। अर्थात मंत्री अपने विभाग की नीति व निर्णय के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संक्षेप में ओम्बड्समैन का कार्य क्षेत्राधिकार केवल प्रशासनिक कार्यपालिका तक ही सीमित रखा गया है। स्वीडन तथा फिनलैंड को छोड़कर अन्य सभी देशों में न्यायपालिका इसके क्षेत्राधिकार से मुक्त है। ओम्बड्समैन प्रक्रिया एवं शक्तियाँ। प्राप्त शिकायतों की खोजबीन करने में ओम्बड्समैन कोई भी समुचित प्रक्रिया अपनाने के लिए स्वतंत्र है, किंतु खोजबीन करने की कार्यवाही खुले न्यायालयों के समान नहीं होती। प्रकरण के संबंधित कोई भी जानकारी किसी भी साधन से
और किसी भी विधि से प्राप्त करने के लिए सक्षम होता है, उसे किसी भी पक्ष को अभिभावक के माध्यम से प्रतिनिधित्व करने की आज्ञा लेने अथवा देने की शक्ति प्राप्त है। न्यायालयों के समान वह किसी भी व्यक्ति को अपने समक्ष खोजबीन की कार्यवाही में साक्ष्य देने अथवा दस्तावेज अथवा अन्य अभिलेख प्रस्तुत करने को बाध्य कर सकता है। इसके कृत्यों को संपादित करने में विघ्न उत्पन्न करने वाला कोई भी व्यक्ति न्यायालय की अवमान का दोषी होता है, जिसे विधि के अनुसार दंडित किया जा सकता है। जनहित में सरकारी दस्तावेजों तथा अन्य साक्ष्य को न्यायालय में प्रस्तुत करने से इनकार करने का सरकार का विशेष अधिकार ओम्बड्समैन की खोजबीन करने वाली कार्यवाही पर लागू नहीं होता। अतः केवल मंत्रिमंडल या मंत्रिमंडलीय समिति की कार्यवाहियों के गोपनीय दस्तावेजों को छोड़कर वह सभी प्रकार के अभिलेखों की मांग कर सकता है। ओम्बड्समैन का प्रतिवेदन। संसदीय शासन प्रणाली वाले देशों में ओम्बड्समैन का कार्य नागरिकों की शिकायतों की केवल जांच पड़ताल करना है, दोषी अधिकारियों को दंडित करना अथवा उन पर न्यायालय में अभियोग चलाना नहीं है। यह दायित्व संयुक्त रूप से संसद एवं कार्यपालिका का है। प्रत्येक शिकायत की खोजबीन के उपरांत वह अपने अन्वेषण के परिणाम का प्रतिवेदन उस संसद सदस्य को प्रेषित करता है जिसके माध्यम से मूल शिकायत प्राप्त हुई थी। इसकी प्रतिलिपियां उचित राहत अथवा प्रतिकार की समुचित कार्यवाही करने हेतु शिकायत से संबंधित प्रशासनिक विभाग एवं शिकायतकर्ता को भी भेजी जाती है। यदि किसी प्रकरण में ओम्बड्समैन का यह मत हो कि अन्याय का प्रतिकार नहीं किया गया है अथवा सरकार द्वारा प्रतिकार किया ही नहीं जा सकता, तो वह संसद के प्रत्येक सदन में अपनी टिप्पणी सहित विशिष्ट प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकता है। किसी प्रकरण की खोजबीन के मध्य यदि वह यह अनुभव करता है कि कोई प्रशासनिक तंत्र दोषपूर्ण है, तो वह अपने प्रतिवेदन से इस पर टिप्पणी कर सकता है। ओम्बड्समैन द्वारा किए जाने वाले अन्वेषणों की उपयोगिता। इस संस्था का अस्तित्व मात्र ही मंत्रियों एवं प्रशासनिक विभागों का चौकन्ना रखने के लिए पर्याप्त है। ब्रिटेन, स्वीडन, डेनमार्क, न्यूजीलैंड आदि देशों में इस संस्था ने अनेक प्रकरणों की निष्पक्ष जांच करके संबंधित शिकायतकर्ताओं को राहत दिलाई। इसके कार्य और कार्यप्रणाली फ्रांस के जगत प्रसिद्ध प्रशासनिक न्यायालयों के समान है। अंतर केवल इतना ही है कि यह संस्था स्वयं निर्णय नहीं देती, बल्कि स्वयं प्रशासनिक विभागों को सही निर्णय लेने के लिए बाध्य करती है, जबकि फ्रांस की राज्य समिति प्रशासनिक विभागों के विरुद्ध अंतिम निर्णय देने का काम करती है। यह कहा जा सकता है कि सत्तारूढ़ शासन, जिसे संसद में बहुमत का खुला समर्थन प्राप्त है, ओम्बड्समैन के खोज परिणामों की अवहेलना कर सकता है। किंतु यह विस्मरण नहीं किया जाना चाहिए कि ओम्बड्समैन के खोज परिणाम एवं प्रतिवेदन केंद्रीय जांच ब्यूरो भारत के खोज परिणामों एवं प्रतिवेदनों के समान नहीं है। इसके प्रतिवेदनों का व्यापक प्रकाशन होता है। कोई भी लोकप्रिय सरकार खुलेआम सिद्ध भ्रष्टाचार को प्रश्रय देने का दुस्साहस नहीं कर सकती, अन्यथा आम निर्वाचन के समय जनता की अदालत उसे उखाड़ फेंकेगी। ब्रिटेन के संसदीय आयुक्त द्वारा संसद में प्रस्तुत वार्षिक प्रतिवेदनों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उसने अनेक प्रकरणों में शिकायतकर्ताओं को न केवल राहत दिलाई, बल्कि विभागों द्वारा अपनाई गई दोषपूर्ण प्रक्रियाओं में सुधार कराया। प्रशासन में त्रुटिपूर्ण कृत्यों एवं निर्णयों से जिन नागरिकों को क्षति उठानी पड़ी, उन्हें क्षति से पूर्व की स्थिति में लाने के लिए प्रशासन को बाध्य किया गया। ओम्बड्समैन का भारतीय प्रतिमान। लोकपाल और लोकायुक्त। लोकपाल और लोकायुक्त के पदों की आवश्यकता। भारतीय लोक प्रशासन में भ्रष्टाचार एक बहुचर्चित विषय बन गया है और सीधा साधा दबा हुआ व्यक्ति भी
उसकी बात करते हुए कटुता से भर जाता है। यह एक घातक बीमारी के शिकंजे में फंसे मरणासन समाज का लक्षण है। आज यह एक तथ्य है कि हमारे देश में बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार भारतीय लोक प्रशासन के उदर में नासूर है। पद प्राप्ति तथा राजनीतिक पहुंच के पीछे अंधी दौड़ ने देश में भ्रष्टाचार को बहुत बढ़ावा दिया है और अब इसे दुरासही कैंसर के समान मान लिया गया है। विदेशी विद्वान टॉब ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है कि भ्रष्टाचार द्वारा कार्य सिद्ध करना भारत में एक सामान्य और सर्वत्र फैली हुई बीमारी है। भारतीय लोक प्रशासन में भ्रष्टाचार के कैंसर को उभरते हुए देखकर एक ऐसी प्रभावकारी मशीनरी की अत्यधिक आवश्यकता है जो कष्टों को दूर कर सके। क्या ओम्बड्समैन संस्था की स्थापना भारत में की जाए, लेकिन भारतीय संविधान में कोई ऐसा उपकरण नहीं है जिससे प्रशासन में विलंब, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, स्वेच्छाचारिता, अनियमितता तथा जनता के साथ अन्याय व शिकायतें सुनी जा सके। न्यायालयों का न्यायिक समीक्षा का क्षेत्राधिकार इतना सीमित है कि वे प्रशासनिक गतिविधियों पर नियंत्रण नहीं रख सकते। सरकार को कई विशेष अधिकार तथा स्वाविवेकी शक्तियां प्राप्त हैं जिनके विरुद्ध न्यायालय में कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। न्यायालय केवल उस स्वेच्छाचारिता पर ही रोक लगा सकता है जो मूल अधिकारों या संविधान की धाराओं या कानून द्वारा स्थापित उचित प्रक्रिया के विरुद्ध हो। न्यायालय ने कई प्रशासनिक स्वाविवेकी शक्तियों को प्रशासनिक सुविधा के लिए आवश्यक बताया है और उनकी न्यायिक समीक्षा करने से इनकार कर दिया। वे प्रशासनिक कार्यालयों की फाइलों का निरीक्षण नहीं कर सकते हैं। यदि कोई प्रभावित व्यक्ति प्रशासन के विरुद्ध न्यायालय में पहुंच भी जाता है तो सरकारी अधिकारी विशेष अधिकारों के आधार पर कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है। दूसरे शब्दों में सरकारी तंत्र से व्यक्तियों का अहित होने पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे उसे न्यायिक मदद प्राप्त हो सके। अतः ओम्बड्समैन ही ऐसी संस्था हो सकती है जो विभागों की फाइलों की जांच कर सके, व्यक्तियों की शिकायतों को सुन सके और प्रशासन पर नियंत्रण लगा सके। भारत में ओम्बड्समैन जैसे तंत्र की मांग। भारत सरकार ने प्रशासन में भ्रष्टाचार तथा पक्षपातमय प्रवृत्तियों की रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण एवं आवश्यक कदम उठाए हैं। इन बुराइयों से मुक्ति पाने के लिए सर्वप्रथम राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति ने अपनी रिपोर्ट में ओम्बड्समैन की स्थापना की सिफारिश की। अप्रैल 1963 में तत्कालीन लोकसभा के निर्दलीय सदस्य डॉक्टर लक्ष्मी मल सिंघवी ने एक प्रस्ताव पेश किया और इस प्रकार की संस्था की मांग की। उन्होंने ओम्बड्समैन को पीपुल्स प्रोक्यूरेटर के नाम से संबोधित किया, लेकिन यह प्रस्ताव अन्य संसद सदस्यों का ध्यान आकृष्ट नहीं कर सका। उसके पश्चात उन्होंने पुनः 1965 में ऐसी मांग को दोहराते हुए प्रस्ताव पेश किया जिसमें यह कहा था कि उपयुक्त जांच मशीनरी की स्थापना की जाए जिससे जनता की शिकायतें कम हो सके। ओम्बड्समैन की स्थापना के प्रश्न पर गृह मंत्री की विशेष सलाहकार समिति ने विचार किया। तत्पश्चात यानी उसके बाद 1967 में प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी रिपोर्ट में ओम्बड्समैन की स्थापना का प्रस्ताव पेश किया। इस आयोग के अनुसार ओम्बड्समैन संस्थाएं कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका से पूर्णतः स्वतंत्र होंगी। आयोग की उस सिफारिश को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने ओम्बड्समैन प्रस्ताव को 1968 में संसद में प्रस्तावित किया, जो बाद में संसद की संयुक्त समिति की विचारार्थ प्रेषित किया गया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में, जो अप्रैल 1969 में पेश की गई थी, लोकपाल तथा लोकायुक्त का आग्रह किया था। यह प्रस्ताव 29 अगस्त 1969 को लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया। इसके बाद यह प्रस्ताव राज्यसभा में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया, मगर इसी बीच में संसद के भंग
27 दिसंबर 1970 होने के कारण, ठीक है, संसद भंग होने के कारण, 27 दिसंबर 1970 को संसद भंग होने के कारण इस पर कोई विचार नहीं हो सका। एक नया विधेयक 1970 11 अगस्त 1971 को सदन में प्रस्तुत किया गया, किंतु इस पर भी समुचित निर्णय नहीं हो पाया। मार्च 1977 में जनता पार्टी के सत्तारूढ़ होने के बाद श्री जयप्रकाश नारायण ने अपने एक भाषण में जनता पार्टी से जनता की शिकायतें दूर करने के लिए लोकपाल की व्यवस्था करने की प्रेरणा दी। जनता सरकार ने जुलाई 1977 में लोकसभा में इस आशय का एक विधेयक प्रस्तुत किया। यह विधेयक पारित होता उससे पूर्व ही लोकसभा भंग हो गई। राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 26 अगस्त 1985 को नया लोकपाल विधेयक लोकसभा में पुनः स्थापित किया गया, किंतु 1988 में एक नया व्यापक विधेयक लाने का तर्क देते हुए इस विधेयक को वापस ले लिया गया। 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने एक नया लोकपाल विधेयक लोकसभा में पेश किया जो एक्ट नहीं बन सका। 13 सितंबर 1996 को HD देवगौड़ा सरकार ने एक अन्य नया लोकपाल विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया, किंतु जब तक संसद इस बिल के संबंध में गृह मंत्रालय की स्थायी संसदीय समिति की रिपोर्ट पर कुछ निर्णय ले पाती, यह लोकसभा 4 दिसंबर 1997 को भंग हो गई। लोकपाल की नियुक्ति से संबंधित एक विधेयक प्रधानमंत्री वाजपेयी द्वारा 3 अगस्त 1998 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, किंतु समय से पूर्व ही 12वीं लोकसभा का विघटन हो जाने से यह विधेयक व्यपगत हो गया। वाजपेयी सरकार ने 14 अगस्त 2001 को लोकसभा में एक नया लोकपाल विधेयक 2001 प्रस्तुत किया। लोकपाल संस्था स्थापित करने की मंशा से इस प्रकार का प्रस्तुत किए जाने वाला यह 8वां विधेयक है। लोकपाल विधेयक 2011, लोकपाल बिल 2011 उच्च पदों पर भ्रष्टाचार सहित लोक कार्यकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार से संबंधित एक तंत्र स्थापित किए जाने की पुरानी मांग के मद्देनजर सरकार द्वारा भारत सरकार के नामित 5 मंत्रियों तथा श्री अन्ना हजारे सहित के 5 नामित व्यक्तियों की दिनांक 8 अप्रैल 2011 को एक संयुक्त प्रारूप समिति का लोकपाल विधेयक का प्रारूप तैयार करने हेतु गठित किया गया। इस समिति के साथ हुए विचार विमर्श तथा राज्यों के मुख्यमंत्रियों और राजनीतिक पक्षों से प्राप्त हुए इनपुट के आधार पर सरकार ने संशोधित लोकपाल विधेयक 2011 तैयार किया तथा इसे दिनांक 4 अगस्त 2011 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। उपयुक्त विधेयक को जांच तथा रिपोर्ट हेतु कार्मिक, लोक शिकायत, विधि तथा न्याय विभाग से संबद्ध संसदीय स्थायी समिति को 8 अगस्त 2011 को भेज दिया गया। स्टेक होल्डरों से व्यापक चर्चा करने के बाद विभाग से संबद्ध संसदीय स्थायी समिति ने अपनी 48वीं रिपोर्ट में इस विधेयक में राज्यों के लोक आयुक्तों की स्थापना हेतु संघीय विधान में अपेक्षित उपबंध शामिल किए जाने सहित, ताकि उन राज्यों जहां ऐसा कोई संस्थान मौजूद नहीं है उन्हें लेवरेज मुहैया कराते हुए राज्य को लोकायुक्तों जो पहले ही से कई राज्यों में स्थित है से संबंधित कानूनों में एकरूपता लाने जैसे कई मुख्य संशोधनों सहित इस विधेयक के कार्यक्षेत्र तथा विषय वस्तु दोनों ही की दृष्टि में इसमें संशोधन किए जाने का सुझाव दिया। समिति ने यह भी सुझाव दिया कि लोकपाल तथा लोक आयुक्तों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए। उपयुक्त स्थायी समिति की सिफारिशों पर विचार करने के बाद सरकार ने लोकसभा में लंबित लोकपाल विधेयक 2011 को वापस ले लिया तथा केंद्र में लोकपाल और राज्य स्तर पर लोकायुक्त संस्थानों की स्थापना हेतु दिनांक 22 दिसंबर 2011 को सरकार लोकसभा में एक नया तथा व्यापक लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक 2011 लेकर आई।
इस विधेयक में राष्ट्र के लिए केंद्र तथा राज्य दोनों स्तर पर एकरूपता, सतर्कता तथा भ्रष्टाचार निरोधी मानचित्र का प्रावधान है। यह विधेयक अभियोजन तथा अन्वेषण को एक दूसरे से विलग करते हुए हितों के परस्पर विरोधों को दूर करता है और व्यावसायिकता तथा विशेषज्ञता की परिधि का विस्तार करते हुए करता है। इसके अतिरिक्त लोकपाल तथा लोक आयुक्त को संवैधानिक निकाय बनाए जाने संबंधी स्थायी समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए कि सरकार ने इन निकायों को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए 116वां संविधान संशोधन विधेयक 2011 में भी पेश किया। लोकसभा द्वारा विचार हेतु इन विधेयकों को 27 दिसंबर 2011 को उठाया गया। लोकपाल तथा लोक आयुक्त विधेयक 2011 पारित कर दिया गया, परंतु संविधान संशोधन हेतु अपेक्षित बहुमत के अभाव में 116वां संविधान संशोधन विधेयक पारित नहीं किया जा सका। लोकपाल तथा लोक आयुक्त विधेयक को चर्चा तथा पारित करने हेतु राज्यसभा में दिनांक 29 दिसंबर 2011 को उठाया गया। यह चर्चा किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी तथा लोकपाल तथा लोक आयुक्त विधेयक 2011 राज्यसभा में लंबित रहा। राज्यों में लोक आयुक्त प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन अनुसार शासन में भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से निपटने के लिए एक संस्था बनाए जाने की व्यापक लोकप्रिय मांग के कारण कई राज्यों में लोक आयुक्त अधिनियम स्वीकार किए गए। महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश इस क्षेत्र में अग्रणी रहे। कुल मिलाकर 17 राज्यों में लोक आयुक्त के पद सृजित किए गए। राज्यों में लोक आयुक्त अधिनियमों का एक रोचक पहलू रहा है कि उनके अंतर्गत समान मामले नहीं लाए गए, जबकि कुछ राज्यों ने लोक आयुक्त के अधिकारों में सभी मंत्रियों के विरुद्ध आरोपों की जांच का उपबंध किया है। वहाँ कुछ अन्य राज्यों ने मुख्यमंत्री को लोक आयुक्त के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा। 17 राज्यों में लोक आयुक्त की संस्था है, लेकिन इनमें से 6 राज्यों ने मुख्यमंत्री को लोक आयुक्त की जांच करने से बाहर रखा। उड़ीसा पहला ऐसा राज्य था जिसने मुख्यमंत्री को लोक आयुक्त की जांच परिधि में रखा था, लेकिन बाद में उसी ने एक अध्यादेश के जरिए मुख्यमंत्री को लोक आयुक्त की जांच की परिधि से हटा दिया। लोक आयुक्त को जांच के परियोजनों, श्वेत पत्रों और दस्तावेजों को मांगने और शपथ कर साक्षियों के साक्ष्य लेने का अधिकार है। लोक आयुक्त के निष्कर्ष उनकी सिफारिशें सहित प्रतिवेदनों के रूप में सक्षम प्राधिकारियों को प्रस्तुत किए जाते हैं। राज्यों में लोक आयुक्त सामान्यतः व्यापक पक्षों द्वारा की गई शिकायतों की जांच करते हैं। विभिन्न राज्यों में नियुक्त लोक आयुक्तों को अदालतों की सुरक्षा, स्वतंत्र रूप से कर्मचारी प्रदान करने आदि का उपबंध किया गया है। लोक आयुक्तों के रूप में केवल उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों जैसे लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तियों को ही नियुक्त किया जाता है, ताकि उनमें लोगों का आदर और विश्वास करना है। जिन व्यक्तियों को लोक आयुक्त नियुक्त किया जाता है उन्हें अन्य कोई लाभ धारण करने की अनुमति नहीं है। केरल में जांच आयोग में 3 व्यक्ति अन्य राज्यों में 1 लोकायुक्त और लोकायुक्त का प्रावधान है। तथापि हिमाचल प्रदेश में लोकायुक्त अधिनियम में किसी को लोकायुक्त की नियुक्ति का प्रावधान नहीं है। केरल और उड़ीसा को छोड़कर शिकायतकर्ता को लोकायुक्त के पास आरोप की शिकायत करने के लिए कोई धनराशि जमा नहीं करनी पड़ती या कोई फीस नहीं देनी पड़ती। केरल में भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम में व्यवस्था है कि जिस याचिका में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है उसके साथ 500 रुपये जमा करने की रसीद होनी चाहिए। जिन 17 राज्यों में लोक आयुक्त कार्यरत रहे उनके कार्य प्रणाली का विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि राज्य स्तरीय इस ओम्बड्समैन संस्था की कार्य प्रक्रिया अव्यवस्थित एवं असंतोषजनक रही। अधिकांश लोकायुक्त अप्रभावी रहे हैं तथा विभिन्न राज्यों में लोकायुक्त संबंधी विधि में भी एकरूपता का भाव भी था। उड़ीसा में तो बीजू पटनायक सरकार ने लोकायुक्त संस्था को
अनावश्यक बताते हुए समाप्त कर दिया था। शिकायत निवारण तंत्र। भारत में जन शिकायतों को निवारण हेतु तंत्र विकसित करने के लिए जो प्रयास किए गए हैं वे इस प्रकार है। शिकायतों के निवारण के लिए नोडल एजेंसी। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग भारत सरकार में प्रशासनिक सुधार तथा सामान्य रूप में राज्यों से संबंधित लोक शिकायतों और विशेष रूप से केंद्रीय सरकारी अभिकरणों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। नागरिक चार्टर। व्यापक जनसंपर्क वाले केंद्रीय मंत्रालयों एवं विभागों से कहा गया है कि वे नागरिक या प्रयोक्ता चार्टर तैयार करें और उन्हें परिचालन में लाए, जिनमें सेवा सुपुर्दगी के अपेक्षित मानकों, शिकायत निवारण प्रणाली और इसके कार्य निष्पादन की सार्वजनिक समीक्षा के साथ साथ संबंधित संगठनों की वचनबद्धता स्पष्ट की जाए। सूचना और सुविधा काउंटर। जनता को सूचना और सहायता पहुंचाने की दृष्टि से स्थापित किए गए सूचना और सुविधा काउंटर चार्टर के अग्रिम छोर के रूप में देखे गए हैं। सूचना और सुविधा काउंटर प्रत्येक कार्यालय के सुरक्षा क्षेत्र से बाहर स्थापित किए गए हैं ताकि सूचना का प्रसार नागरिक या प्रयोक्ता तक किया जा सके। यह सूचना संबंधित संगठन की योजना और प्रक्रिया से संबंधित होती है और इसके साथ साथ इसका संबंध प्रत्येक आवेदन पत्र की पावती तथा शिकायतों की स्थिति दर्शक रिपोर्ट से भी होता है। लोक शिकायतों का निवारण। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग तथा मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के माध्यम से लोक शिकायत निवारण से संबंधित मौजूदा तंत्र को काफ़ी मजबूत कर दिया गया है। यह प्रधानमंत्री कार्यालय के उन प्रयासों के अतिरिक्त है जो उस कार्यालय में प्राप्त हुई शिकायतों के निवारण पर निगरानी रखने के लिए किए जाते हैं। अधिकांश विभागों ने संसद सदस्यों से प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही करने के लिए समय सीमाएं निर्धारित कर ली है और शिकायतों पर कार्यवाही करने वाले अधिकारियों के नाम प्रकाशित किए गए हैं। सभी विभागों में शिकायतों को श्रेणीबद्ध करने और उनकी कंप्यूटरीकृत मॉनिटरिंग के लिए एक प्रणाली स्थापित की गई है और इसे प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में मुख्य टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है। सभी मंत्रालयों विभागों में शिकायत निदेशक प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसरण में मंत्रालयों या विभागों ने एक वरिष्ठ अधिकारी को शिकायत निदेशक के रूप में नामित किया है। शिकायत निदेशक को किसी भी ऐसी शिकायत से संबंधित फाइल या कागजात मंगाने की शक्तियाँ प्राप्त है जो कि 3 माह से अधिक समय तक लंबित पड़ी हो और वह इस संबंध में मंत्रालय या विभाग के सचिव अथवा संबंधित संगठन के प्रमुख जैसा कि मामला हो के अनुमोदन से निर्णय ले सकता है। मंत्रालयों विभागों में बैठक विहीन दिन। प्रत्येक मंत्रालय विभाग में बुधवार एक बैठक विहीन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस दिन के 3 घंटे प्रातः 10 से 1 बजे तक शिकायत निवारण के लिए अलग रखे जाते हैं, जबकि उप सचिव और उच्च स्तर के सभी अधिकारी लोक शिकायतों की सुनवाई करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए अपने कार्यालयों में उपलब्ध रहते हैं। सभी मंत्रालयों विभागों को इस आशय के अनुदेश भी जारी किए गए हैं कि वे अपने संबद्ध अधीनस्थ एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में सप्ताह का एक दिन बैठक विहीन दिवस के रूप में घोषित करें। केंद्रीयकृत सॉफ्टवेयर पैकेज। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने सभी मंत्रालयों विभागों में कार्यान्वयन हेतु परिचालित करने के लिए संशोधित शिकायत कोड सहित एक समान सॉफ्टवेयर तैयार किया है। इस कोड में वास्तविक शिकायतों को अनुरोधों, सुझावों, आरोपों तथा कानूनी निवारण संबंधी मामलों से पृथक रखा गया है। इस सॉफ्टवेयर को जनता से व्यापक संपर्क रखने वाले मंत्रालयों विभागों में चालू किया गया है। इसे धीरे धीरे अद्यतन किया जाएगा ताकि शिकायतों के निपटान को मॉनिटर करने में मदद मिल सके और शिकायतों पर की गई कार्यवाही की स्थिति के साथ साथ विभिन्न प्रकार की सूचना ऑनलाइन पर उपलब्ध हो सके। शिकायतों के निवारण के लिए सचिवों की स्थायी समिति। मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में अगस्त 1998 में लोक शिकायतों के निवारण के लिए सचिवों की एक स्थायी समिति गठित की गई है। कार्मिक लोक शिकायत
तथा पेंशन मंत्रालय के सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय में सचिव समन्वय, उपभोक्ता मामलों से संबंधित विभाग के सचिव, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष, डाक विभाग के सचिव, महानिदेशक योजना आयोग, प्रधान सूचना अधिकारी इस समिति के सदस्य हैं तथा अपर सचिव प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग इसके सदस्य सचिव है। यह समिति एक वर्ष के दौरान सार्वजनिक संपर्क वाले केंद्रीय सरकार के विभागों से संबंधित शिकायतों के निवारण के संबंध में प्रशासनिक सुधार, लोक शिकायत विभाग द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रणालीबद्ध सुधारों से संबंधित प्रस्तावों पर विचार करेगी। लोकपाल अधिनियम 2013 प्रमुख प्रावधान एवं विशेषताएं। लोकपाल विधेयक 17 दिसंबर 2013 को लोकसभा में तथा 16 दिसंबर 2013 को राज्यसभा में पारित हुआ, जिस पर राष्ट्रपति ने 1 जनवरी 2014 को हस्ताक्षर कर दिए। अब विधेयक ने कानून का रूप ले लिया है। इसके लिए अन्ना हजारे ने कई बार अनशन किया, तब जाकर लोकपाल का गठन एक हकीकत बन पाया है। लोकपाल अधिनियम के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार है। लोकपाल का गठन। लोकपाल का एक अध्यक्ष होगा जो या तो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश या फिर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज या फिर कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति हो सकते हैं। लोकपाल में अधिकतम 8 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें से आधे न्यायिक पृष्ठभूमि से होने चाहिए। इसके अलावा कम से कम आधे सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यकों और महिलाओं में से होने चाहिए। लोकपाल में कौन नहीं हो सकता? संसद सदस्य या किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा का सदस्य लोकपाल में नहीं हो सकता। ऐसा व्यक्ति जो किसी किस्म के नैतिक भ्रष्टाचार का दोषी पाया गया हो, वह लोकपाल में नहीं हो सकता। ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र अध्यक्ष या सदस्य पद ग्रहण करने तक 45 वर्ष न हुई हो, लोकपाल में नहीं हो सकता। किसी पंचायत या निगम का सदस्य लोकपाल में नहीं हो सकता। ऐसा व्यक्ति जिसे राज्य या केंद्र सरकार की नौकरी से बर्खास्त किया गया हो या हटाया गया हो, वह लोकपाल में नहीं हो सकता। लोकपाल के लिए चयन समिति। प्रधानमंत्री अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष सदस्य, लोकसभा के विपक्ष नेता सदस्य, मुख्य न्यायाधीश या उनके अनुशंसा पर नामित सुप्रीम कोर्ट के एक जज सदस्य, राष्ट्रपति द्वारा नामित कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति सदस्य। अध्यक्ष या किसी सदस्य की नियुक्ति इसलिए अवैध नहीं होगी क्योंकि चयन समिति में कोई पद रिक्त था। लोकपाल की पद मुक्ति के बाद की व्यवस्थाएं। लोकपाल कार्यपाल में नियुक्ति खत्म होने के बाद अध्यक्ष और सदस्यों पर कुछ काम करने के लिए प्रतिबंध लग जाता है। इनकी अध्यक्ष या सदस्य के रूप में पुनः नियुक्ति नहीं हो सकती। इन्हें कोई कूटनीतिक जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती और केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक के रूप में नियुक्ति नहीं हो सकती। इसके अलावा ऐसी कोई भी जिम्मेदारी या नियुक्ति नहीं मिल सकती जिसके लिए राष्ट्रपति को अपने हस्ताक्षर और मुहर से वारंट जारी करना पड़े। पद छोड़ने के 5 वर्ष बाद तक ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद के किसी सदन, किसी राज्य विधानसभा या निगम या पंचायत के रूप में चुनाव नहीं लड़ सकते। लोकपाल की जांच शाखा। अगर कोई जांच कमेटी नहीं है तो भ्रष्टाचार के आरोपी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ शुरुआती जांच के लिए लोकपाल एक जांच शाखा का गठन कर सकता है, जिसका नेतृत्व एक निदेशक करेगा। लोकपाल द्वारा गठित ऐसी जांच शाखा के लिए केंद्र सरकार अपने मंत्रालय या विभाग से उतने अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध करवाएगी जितनी प्राथमिक जांच के लिए लोकपाल को जरूरत होगी। अभियोजन शाखा। किसी सरकारी कर्मचारी पर लोकपाल की शिकायत की पैरवी के लिए लोकपाल एक अभियोजन शाखा का गठन करेगा, जिसका नेतृत्व एक निदेशक करेगा। लोकपाल द्वारा गठित ऐसी अभियोजन शाखा के लिए केंद्र सरकार अपने मंत्रालय या विभाग से उतने अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध करवाएगी जितनी प्राथमिक जांच के लिए जरूरत होगी। अधिकार क्षेत्र। लोकपाल के क्षेत्राधिकार में प्रधानमंत्री, मंत्री, संसद सदस्य और केंद्र सरकार के समूह A, B, C और D के अधिकारी और कर्मचारी आते हैं। लोकपाल के अधिकार। तलाशी और जब्तीकरण।
कुछ मामलों में लोकपाल के पास दीवानी अदालत के अधिकार भी होंगे। लोकपाल के पास केंद्र या राज्य सरकार के अधिकारियों की सेवा का इस्तेमाल करने का अधिकार होगा। संपत्ति को अस्थायी तौर पर नत्थी यानी अटैच करने का अधिकार, नत्थी की गई संपत्ति की पुष्टि का अधिकार, विशेष परिस्थितियों में भ्रष्ट तरीके से कमाई गई संपत्ति, आय, प्राप्तियों या फायदों को जब्त करने का अधिकार, भ्रष्टाचार के आरोप वाले सरकारी कर्मचारी के स्थानांतरण या निलंबन की सिफारिश करने का अधिकार, शुरुआती जांच के दौरान उपलब्ध रिकॉर्ड को नष्ट होने से बचाने के लिए निर्देश देने का अधिकार, अपना प्रतिनिधि नियुक्त करने का अधिकार, केंद्र सरकार को भ्रष्टाचार के मामलों की सुनवाई के लिए उतनी विशेष अदालतों का गठन करना होगा जितनी लोकपाल बताए। विशेष अदालतों को मामला दायर होने के 1 साल के अंदर उसकी सुनवाई पूरी करना सुनिश्चित करना होगा। अगर 1 वर्ष के समय में यह सुनवाई पूरी नहीं हो पाती तो विशेष अदालत इसके कारण दर्ज करेगी और सुनवाई 3 महीने में पूरी करनी होगी। यह अवधि 3-3 महीने के हिसाब से बढ़ाई जा सकती है। अब तक आपने जाना लोकपाल के विषय में, अब आप जानेंगे लोकायुक्त के बारे में। लोकायुक्त अधिनियम में प्रावधान है कि 365 दिन के भीतर राज्यों में लोकायुक्तों का गठन करना होगा। राज्य को लोक आयुक्तों की प्रकृति और प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। अब सभी राज्यों को अनिवार्य रूप से 1 वर्ष के भीतर अपने यहाँ लोकायुक्त का गठन करना होगा और नए लोकायुक्त अधिनियम के साथ ही उनके यहाँ विद्यमान पुराने लोकायुक्त की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। लोकायुक्त का गठन। लोकायुक्त का एक अध्यक्ष होगा जो राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या फिर हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज या फिर कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति हो सकता है। लोकायुक्त में अधिकतम 8 सदस्य हो सकते हैं जिनमें से आधे न्यायिक पृष्ठभूमि से होने चाहिए। इसके अलावा कम से कम आधे सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यकों और महिलाओं में से होने चाहिए। किसी व्यक्ति की लोकायुक्त में नियुक्ति के लिए शर्तें। न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति हो सकती है अगर वह व्यक्ति हाईकोर्ट के जज हो या रह चुका हो। न्यायिक सदस्य के अलावा सदस्य बनने के लिए पूरी तरह ईमानदार, भ्रष्टाचार निरोधी नीति, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सतर्कता, बैंकिंग, कानून और प्रबंधन के मामलों में कम से कम 25 वर्ष का विशेष ज्ञान और विशेषज्ञता हो। कौन नहीं हो सकता? संसद सदस्य या किसी राज्य का केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा का सदस्य। और लोकायुक्त ऐसा व्यक्ति जिसे किसी किस्म के नैतिक भ्रष्टाचार का दोषी पाया गया हो नहीं हो सकता। ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र अध्यक्ष या सदस्य का पद ग्रहण करने तक 45 वर्ष ना हुई हो। किसी पंचायत या निगम का सदस्य लोकायुक्त नहीं हो सकता। किसी पंचायत या निगम का सदस्य ऐसा व्यक्ति जिसे राज्य या केंद्र सरकार की नौकरी से बर्खास्त किया गया हो या हटाया गया हो लोकायुक्त का सदस्य नहीं हो सकता। और लोकायुक्त कार्यालय में अपने पद के अलावा किसी लाभ या विश्वास के पद पर हो, किसी राजनीतिक दल से संबद्ध हो, व्यापार करता हो, पेशेवर के रूप में सक्रिय हो। नियुक्ति। मुख्यमंत्री अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, उनके अनुशंसा पर नामित हाईकोर्ट के एक जज सदस्य, राज्यपाल द्वारा नामित कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति सदस्य। अध्यक्ष या किसी सदस्य की नियुक्ति इसलिए अवैध नहीं होगी क्योंकि चयन समिति में कोई पद रिक्त था। जांच और अभियोजन। अगर कोई जांच कमेटी मौजूद नहीं है तो भ्रष्टाचार के आरोपी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ शुरुआती जांच के लिए लोकपाल एक जांच शाखा का गठन कर सकता है जिसका नेतृत्व एक निदेशक करेगा। एक जांच निदेशक और एक अभियोजन निदेशक होंगे जो राज्य सरकार में अतिरिक्त सचिव से छोटे पद पर नहीं होंगे। उनका चयन अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा सुझाए गए नामों में से करेगा। लोकपाल द्वारा गठित ऐसी जांच शाखा के लिए केंद्र सरकार अपने मंत्रालय या विभाग से उतने अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध करवाएगी जितनी प्राथमिक जांच के लिए लोकपाल को जरूरत होगी। अभियोजन शाखा के निदेशक लोकायुक्त शिकायत पर किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा लड़ेगा। क्षेत्राधिकार। लोकायुक्त भ्रष्टाचार के आरोप लगने पर किसी भी मामले की जांच कर सकता है या करवा सकता है। अगर शिकायत या मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा हो, लोकायुक्त
जिन मामलों में जांच करवा सकता है वे इस प्रकार है। ऐसा मामला जिसमें वर्तमान मुख्यमंत्री हो, पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हो। ऐसा मामला जिसमें राज्य सरकार का वर्तमान या पूर्व मंत्री शामिल हो। ऐसा मामला जिसमें राज्य विधानसभा का कोई सदस्य शामिल हो। ऐसा मामला जिसमें राज्य सरकार के अधिकारी या कर्मचारी शामिल हो। ऐसे सभी कर्मचारी राज्य सरकार के कर्मचारी माने जाएंगे जो ऐसे किसी भी संस्थान या बोर्ड या कॉरपोरेशन या अथॉरिटी का या कंपनी या सोसाइटी या ट्रस्ट या स्वायत्त संस्था में काम करते हो, जिनका गठन संसद या राज्य सरकार के कानून द्वारा किया गया हो या राज्य सरकार द्वारा आंशिक या पूर्ण रूप से नियंत्रित या वित्त पोषित हो। ऐसा व्यक्ति शामिल हो जो ऐसी किसी भी सोसाइटी एसोसिएशन का निदेशक, प्रबंधक, सचिव या कोई और अधिकारी हो जो पूर्ण या आंशिक रूप से राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित या अनुदान प्राप्त हो और जिसकी वार्षिक आय सरकार द्वारा तय की गई सीमा से अधिक हो। ऐसा व्यक्ति शामिल हो जो ऐसी किसी भी सोसाइटी एसोसिएशन का निदेशक, प्रबंधक, सचिव या कोई और अधिकारी हो जिसे जनता से डोनेशन मिलता हो और जिसकी वार्षिक आय राज्य सरकार द्वारा तय की गई सीमा से अधिक हो या विदेश से प्राप्त होने वाली धनराशि विदेशी चंदा विनियमन कानून के तहत 10 लाख रुपए से अधिक हो या फिर केंद्र सरकार द्वारा तय की गई सीमा से अधिक हो। लोक आयुक्त के अधिकार। लोकायुक्त के पास किसी मामले में जांच एजेंसी के निरीक्षण करने और उसे निर्देश देने का अधिकार है। अगर लोकायुक्त को लगता है कि कोई दस्तावेज काम का हो सकता है या किसी जांच से संबंधित हो सकता है तो वह किसी भी जांच एजेंसी को आदेश दे सकता है कि वह उस स्थान की तलाशी ले और उस दस्तावेज को जब्त कर ले।